गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल प्यारे प्यारे बच्चों, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और क्या बात है, क्या बात है। एजुकेशन मिनिस्टर अंकल ने तो हमारे मजे कर दिए हैं। 4 मई के बाद एग्जाम होगी। 5 महीने का और टाइम मिल गया है, 4 महीनों का और टाइम मिल गया है। मतलब अब तो मजा ही आ गया है। बस जल्दी से अमाइंस खत्म करते हैं और यूट्यूब पर बहुत बेहतरीन तरीके से एक रिवीजन सीरीज, एक वन शॉट सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें एक लेक्चर या 2 लेक्चर में एक चैप्टर का पूरा रिवीजन, और हो सकेगा तो और भी ढेर सारी चीजें जैसे कि क्वेश्चन सॉल्विंग, डीपीपी सॉल्विंग, सैंपल पेपर सॉल्विंग, और अब बहुत कुछ कर सकते हैं भाई साहब, बहुत टाइम है। तो बेहतरीन चीज होने वाली है, बस बने रहो साथ में। और इसके अलावा ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी पर भी, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनके साथ भी मजेदार काम होने वाला है। अमृता मैम बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी कराने वाली हैं। सो भाई देर किस बात की, बस स्लीव्स ऊंची करो हमारे सैल्मोन भाई की तरह और पढ़ाई पे लग जाओ। तो आज शुरू करते हैं हम लोग हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, या मैं कहूं हमारी केमिकल रिएक्शंस। वी विल टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। एमाइंस की केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से बात करूंगा। शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। यह सवाल आता है दैट व्हाई एमाइंस आर सो रिएक्टिव। सबसे पहला सवाल क्या आता है, दैट व्हाई एमाइंस आर रिएक्टिव। मतलब अमाइंस इतनी बढ़िया, इतनी प्यारी, इतनी गुड वाली रिएक्शंस क्यों करते हैं। तो समझना, देखो पहली बात, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंडा, आपका जो नाइट्रोजन होता है इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आपका जो भी अमाइन है, लाइक मैं इसको एक प्राइमरी अमाइन बना दूं, RNH2 बना दूं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि जो अमाइन है, प्रॉब्लम क्या मतलब अच्छी बात क्या है, दैट अमाइन में नाइट्रोजन हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, दूसरी खास बात, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तीसरा, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होने की वजह से नाइट्रोजन ऑफ अमाइन, आपके अमाइन का जो नाइट्रोजन है वो कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये 3 कारण आपके अमाइन को बहुत रिएक्टिव बनाते हैं। अच्छा, यहां पर लोन पेयर होने से क्या होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझना, लुईस एसिड और लुईस बेस का। मैं आपको एक पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, लुईस एसिड और लुईस बेस का। बेटा लुईस एसिड आर 2 सब्सटेंसेस जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं होते, जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखो, ये जो तुम्हारा बोरॉन है, बोरॉन, ये बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में आप खुद देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। मतलब ये भिखारी है, मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये कैसी स्पीशीज है मेरे गुलगुलो, मेरे पानी में उठने वाले बुलबुलो, मेरे गुलजारी लालो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो ये क्या बन गई, ये बिहेव करेगी लुईस एसिड की तरह। अब यहां पर अपन बात करते हैं हमारे एमाइन की, ये R लग गया, ये N और ये H, तो ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन बनाया है। सेकेंडरी टर्शरी बाद में देखेंगे, लेकिन आपके इसके पास में लोन पेयर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास में अपना ऑक्टेट तो पूरा है, लेकिन इसके पास में लोन पेयर है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। मतलब इसका ऑक्टेट भी पूरा है और एक इलेक्ट्रॉन फालतू भी पड़ा हुआ है, कोई काम का ही नहीं है। तो ये क्या करेगा अमाइन, ये अमाइन अपने लोन पेयर को इस लोन पेयर डेफिशिएंट स्पीशीज को डोनेट कर देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये पूरा का पूरा शेयर किया जा रहा है, इसलिए ये वाली स्पीशीज लुईस बेस की तरह बिहेव करेगी। तो जो लोन पेयर डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, वो कहलाता है तुम्हारा लुईस बेस। तो तुम्हारा जो नाइट्रोजन है ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये इसका एक रीजन होता है कि इसके पास में बेसिक कैरेक्टर्स क्यों होता है, ये इसको बेसिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों को।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और सीखो, ये बेसिक कैरेक्टर और क्यों होता है। एक हमने ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट क्लास 11th इक्विलिब्रियम के अंदर। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, वो भी ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेस कहलाता है। ब्रॉन्स्टेड बेस किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर, सॉरी, जो आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर, क्योंकि इसके बाद में लोन पेयर है, ये इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड बेस। मतलब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो अमाइन है ये बेसिसिटी शो करते हैं, ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। और बेसिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं? क्योंकि आपके नाइट्रोजन के पास में क्या है? जी लोन पेयर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अमाइन की कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, या आपसे कोई पूछता है कि अमाइन इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो आप 3 जवाब दोगे। पहला जवाब, आपके अमाइंस में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास में लोन पेयर होता है। दूसरा जवाब, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क होता है। तीसरा जवाब, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इसको एक न्यूक्लियोफाइल बताता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग के जाने की कोशिश करेगा, इट विल रन टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपको न्यूक्लियोफाइल बनाता है। तो ये कारणों की वजह से आपका जो अमाइंस होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव। चलो इसको जरा जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट? बेसिसिटी ऑफ एमाइन। तो क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गुलगुलो? बहुत प्यारा, बहुत ही ज्यादा प्यारा, मतलब इतना प्यारा काम मेरे बच्चे कर लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वाह पोखरियाल साहब, वाह क्या बात है आपकी। चलिए तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं पढ़ना, दैट इज बेसिसिटी। भाई समझा ही चुका हूं मैं, वाई अमोनिया शो बेसिसिटी या वाई योर अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। तो हम बोलेंगे वाई दे आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज of presence of lone pair of electron on नाइट्रोजन वा। आपके नाइट्रोजन वा पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से ये क्या करता है? ये बेसिक नेचर शो करता है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये कौन कौन से टाइप का बेस होता है? एक तो आप इसको लुईस बेस कह सकते हो। लुईस बेस क्यों? क्योंकि अपना लोन पेयर डोनर होता है। या तो आप इसको ब्रॉन्स्टेड बेस कह सकते हो। ब्रॉन्स्टेड बेस क्यों बोल रहे हो भाई साहब आप इसको? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो सकता है। वाह सर, मजा आ गया। तो ये आपके बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा इसकी रिएक्शन करवा के देख लेते हैं कि ये गुलजारी लाल किस प्रकार की और रिएक्शन करता है। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास में प्राइमरी अमाइन है RNH2, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। जैसे इस प्राइमरी अमाइन के सामने मान लो मैं एसिड लिया हूं HX, ये एसिड है। अब ये एसिड HCl मान लो, HBr मान लो, HI मान लो, कोई भी एसिड मान लो। भाई ये एसिड तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, आप खुद ही जानते हो कि यहां पर इस पर -1 चार्ज है और इस पर +1 चार्ज है। तो तुम्हारा अमाइन दौड़ के इस पर अटैक करेगा, अमाइन दौड़ पर इसके अटैक करेगा और ये बना लेगा RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव। ये हो गया आपका अमोनियम सॉल्ट। ये क्या हो गया आपका? अमोनियम सॉल्ट। ये बन गया आपका अमोनियम सॉल्ट। तो जब कभी भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और वो सॉल्ट बनाए, मतलब कि डेफिनेटली कि इसका नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर होगा। तो एक बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो क्या बनाएगा? वो सॉल्ट बनाएगा। इस बात की कोई गारंटी, इसके बात में कोई शक, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पक्की बात? श्योर शॉट? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको स्टार बना के लिखवा देना चाहता हूं कि आपके ये जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से इस बात को लिख लीजिएगा, है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग स्टार बना के लिखेंगे कि आपके जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये इनकी बहुत ज्यादा अच्छी खासियत होती है दैट दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, बट इनसॉल्यूबल
इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, मतलब कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल, वही गुलजारी क्या कर रहा है, इन ऑर्गेनिक, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर्स, ईथर वगैरह के अंदर ये सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते। तो सर इससे हम क्या करें, इससे हमारा क्या फायदा? मेरे प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जितने भी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स नहीं, या ऐसा बोलना चाहिए जितने भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपके ने कोई केमिकल रिएक्शन करी और उस केमिकल रिएक्शन में आपके एमाइन के साथ लेट से कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बन गया, एमाइन के साथ लेट से कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बन गया, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा, लेकिन आपका एमाइन वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली, सो देयरफॉर वी कैन इजीली सेपरेट, so therefore we can easily separate amines, we can easily separate amines from other organic compounds। आप दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके एमाइन को इजीली सेपरेट कर सकते हो। कैसे भाई? बहुत सीधी सी बात है। क्या करने का है, देखो आप आपका अमाइन जो भी आपने अभी अभी लेबोरेटरी में बनाया है, अगर उसके साथ में कोई इंप्योरिटी के फॉर्म में कोई और ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गया तो उनको पानी के अंदर घोल लो, अमाइन उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, यानी आपने जो अमाइन बनाया है ये उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। और बाकी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो आप उसको फिल्टर करके अलग कर लो। या दूसरा एक कंसेप्ट देख लो कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ईथर्स, ये लोग ईथर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो आप क्या करो, आपके इस मिक्सचर को जिसमें आपका अमाइन भी है और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, उसको आप ईथर में डिसॉल्व कर दो, तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपका ईथर जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे ईथर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो अब आप जब छानोगे तो आपको फिल्टरेट के तौर पर क्या मिल जाएगा, आपका अमाइन। तो आपका अमाइन दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अलग होता है, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। मतलब जहां पर बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल है वहां पर ये सॉल्युबल है, और जहां पर ये इनसॉल्युबल है वहां पर ये लोग सॉल्युबल है। तो जो आपकी इच्छा हो, अगर आप ईथर में डिसॉल्व करोगे तो अमाइंस अनडिसॉल्व फॉर्म में आप फिल्टर करके निकाल लो, और अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल्टर करके निकाल लो। मतलब बिल्कुल चकाचक काम है। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, इस पर काफी बार सवाल आए हैं, काफी बार इस पर क्वेश्चन आए हैं, तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। चले, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जो आपका अमोनियम सॉल्ट है, क्या हम इस अमोनियम सॉल्ट से वापस से हमारा प्राइमरी अमाइन रीगेन कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल रीगेन कर सकते हो। आप एक काम करो, आप आपका अमोनियम सॉल्ट उठाओ RNH3X और इसका ट्रीटमेंट आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर दो, जैसे कि NaOH। तो क्या होगा, यहां से X, यहां से Na लेकर NaX बन के बाहर हो जाएगा। डन। ये जो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन इसके OH के साथ मिलकर वाटर बन के बाहर हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचा, अगेन आपका प्राइमरी अमाइन RNH2 जो आपके पास में पहले था। तो आपको प्राइमरी अमाइन बड़े आराम से मिल जाएगा अगर आप आपके अमोनियम सॉल्ट का ट्रीटमेंट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर दोगे। ध्यान रखना, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी बेबी को एक ही चीज तो पसंद है, क्या? बेस। हा। चलो नोट करा चलो नोट करा, पक्की बात, ग्रेट।
अब अगर मान लीजिए आप लोगों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अब अमाइंस तो हमारे पास में बहुत सारे टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। सो ध्यान रखिएगा वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइंस। एक तो इनका पापा अमोनिया, फिर पापा अमोनिया के बाद में आपका प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन के बाद आपका सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन के बाद आपका टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन के बाद आपका एरोमेटिक अमाइन। तो इतने सारे अमाइंस में कौन सा ज्यादा बेसिक, कौन सा कम बेसिक, किसकी बेसिसिटी ज्यादा, किसकी बेसिसिटी कम, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम, ये पता कैसे लगाया जाए। तो बिल्कुल सही बात है, इक्विलिब्रियम चैप्टर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। चलो वहीं से एक चीज उठा के हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, देखो करना क्या होता है भाई, हमने क्या करा, हमने हमारे प्राइमरी अमाइन को उठाया। क्या किया हम लोगों ने, प्राइमरी अमाइन को उठाया और प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन हमने किसके साथ कर दिया, वाटर के साथ। अब आप लोग सब जानते हो कि आपका जो वाटर है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब अगर इसके सामने अगर कोई बेसिक चीज आ जाए तो ये बिहेव करने लग जाता है एसिड की तरह। तो अब एसिड क्या करेगा, इसको अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, यहां पर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा RNH3 पॉजिटिव और ये बन जाएगा तुम्हारा OH नेगेटिव। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, अब आप यहां पर लगाइए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां पर आप लगाइए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लगाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, नहीं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आपका जो प्रोडक्ट बना OH, इसका मास कितना है, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है मोल्स पर लीटर में, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है मोल्स पर लीटर में, वो लिख लो, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको इनके एक्टिव मासेस का, यानी इनके जो प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट का जो भी एक्टिव मास है उनका मल्टीप्लाई कर देने का है। अगर इनकी कुछ पावर वगैरह हो, आई मीन जैसे मान लो आपने यहाँ पर इसको 2 मोल्स लिया है तो इसकी पावर में 2 आ जाएगा, है ना, वो लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके हिसाब से आपको करना होता है। तो आपने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों क्योंकि यहां पर आपका वाटर बिल्कुल प्योर है, हम लोग सब जानते हैं कि प्योर वाटर का डिसोसिएशन, यानी प्योर वाटर अपना प्रोटॉन डोनेट करके OH नेगेटिव में बदलता है, ये बहुत बहुत कम क्वांटिटी में करता है। मतलब अगर आपने यहाँ पर 100 मोल पानी के लिए हैं तो मान लो 100 में से एक मोल या 0.1 मोल इतना ही टूटता है। तो क्योंकि ये प्योर वाटर है, इसके कॉन्सेंट्रेशन में तो कोई बदलाव आ नहीं रहा है, तो हमें यह सजेस्ट किया जाता है कि इसको आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप आपके वाटर का मल्टीप्लीकेशन दे दो। तो हम इसको एक नया कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज KB, दैट इज बेसिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेसिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेसिस। तो ठीक है, हमने इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेसिस बोल दिया। अब आपका ये KB क्या हो गया, अभी आपका KB हो गया एक्टिव मास ऑफ RNH3 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ RNH2। क्या है बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। बस ये तरीका हो गया आपके KB की वैल्यू निकालने का। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो KB की वैल्यू है ये काफी बड़ी आ सकती है, ये जो KB की वैल्यू है ये काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बड़ी इन द सेंस मतलब जैसे ये आ गई 0 पॉइंट, मतलब ये कुछ ऐसी आ गई फॉर एग्जांपल 8.5 इंटू 10 टू द पावर -10, मतलब समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा नंबर हो सकता है ये। इसको आप लिखोगे कैसे, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसा करके आप इसको लिख सकते हो, समझ रहे हो। मतलब और शायद मेरे बाद में 2 0 आने चाहिए। अभी आप देख लेना, मैं भैया मैथ्स वाला नहीं हूं, मेरे को क्षमा करना, मेरे को गलती हो जाए मुझसे तो मुझे माफ करना, पर देखो कितनी बड़ी डिजिट है ये।
तो यूजुअली हमारे लिए केबी की वैल्यू लिखना प्रॉफिटेबल नहीं होता, हमारे लिए थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस केबी का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। हम इस केबी की वैल्यू का नेगेटिव लॉग बेस 10 ले लेते हैं, जिससे हमें एक बढ़िया वैल्यू मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं पीकेबी। और पीकेबी वैल्यू कैसे आती है पता है, 3.5, 4, 4.5, 4.87। तो ये छोटी भी होती है, याद करने में भी तकलीफ नहीं होती है और रिप्रेजेंट करने में भी तकलीफ नहीं होती है। तो अगर आप चाहें तो आप पीकेबी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या चीज क्लियर हो रही है? क्या इसके अंदर आई रिपीट किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? तो नेगेटिव लॉग बेस 10 आपको यहां पर उठाना होता है, किसका? पीकेबी का। जरा देख लो, इतना पहले देख लो, अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही हो तो ठीक है, वरना फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, पक्का? अच्छा, अब यहां पर एक ट्रिक याद रखना, लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी, या तो हम लिखे स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, more will be the basicity, more will be the basicity, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, उतनी ज्यादा आपकी बेसिसिटी होगी। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, उतनी ज्यादा इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ये चीज क्लियर होती है? जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आपके पीकेबी की केबी की आएगी, आप नेगेटिव लॉग ले रहे हो तो मैंने पता ना, उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, बढ़िया वैल्यू हो जाएगी, तो उतना ज्यादा आपका बेसिसिटी होगा। देखो मैं आपको इसकी वैल्यूज कुछ प्रैक्टिकली लिख के भी बताऊंगा, बट पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अच्छा, अब देखो मैं आपको इनकी वैल्यूज लिख के बताता हूं। अच्छा, ये देखो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर आता है। हमेशा ध्यान रखना है, केबी की वैल्यू को भाई साहब पीएच या पीओएच मत समझना, ये अलग चीज है। ये अलग चीज होती है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? चलो कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, मैं एक काम करता हूं, आपको बहुत जरूरी चीजें लिखवा देता हूं, मतलब जिसमें आपको मजा आ जाए। क्या? देखो, हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बुलबुलो, मेरे गुलगुलो, आपका जो अमोनिया होता है ना गुलजारी लालो, इसके पीकेबी की वैल्यू 4.75 होती है। मतलब छोटी वैल्यू है यार भाई, 4.75 कोई बड़ी वैल्यू थोड़ी होती है। मतलब अमोनिया इज नो डाउट बेसिक, लेकिन अगर मेरे पास में एलिफेटिक अमाइंस आ जाएं, एलिफेटिक अमाइंस जैसे कि आपके पास में मिथाइल अमाइन CH3NH2, या आपके पास में इथाइल अमाइन आ जाए CH3CH2NH2, ये आपके एलिफेटिक अमाइंस होते हैं। तो ये जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं ना, इनका पीकेबी वैल्यूज जो देखा गया है, वो देखा गया है 3 से 4.22 के बीच में, 3 से 4.22 के बीच में। तो ये जो आपके एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, इनकी रेंज क्या है? 3 से लेकर 4.22। अब यहां पर कॉन्सेप्ट लगाओ फिर से, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी मोर विल बी द बेसिसिटी, मतलब इसकी बेसिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब दे आर इवन मोर बेसिक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एरोमेटिक अमाइन की, जैसे बेंजीन के ऊपर अमाइन ग्रुप। तो जो तुम्हारे एरोमेटिक अमाइंस होते हैं मेरे प्यारे गुलगुलो, इसका पीकेबी का वैल्यू 4.75 से लेकर 9 तक देखा जाता है। मतलब यूजुअली 8, 8.55, 9, 9.55 देखा दिया जाता है। मतलब दे आर वेरी वीक बेसिस, दे आर वेरी वीक बेसिक इन नेचर। इनका बेसिसिटी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कम होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां पर सवाल आता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे लॉजिक समझा देता हूं मैं आपको। देखो धीरे धीरे समझेंगे ना, सब चीजें समझ में आएंगी।
थोड़ा सा पुराना 11 का कॉन्सेप्ट जरूर लगाना पड़ेगा, पर डरने की बात नहीं है। एक्चुअली आप इस एलिफेटिक अमाइन को देखो, लेट्स टॉक अबाउट एलिफेटिक अमाइन। ये तुम्हारा कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये तुम्हारा नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन इधर, ये इसका लोन पेयर। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन को यानी इस अमाइन को अपनी बेसिसिटी दिखाने के लिए, अपने बेसिक नेचर को शो करने के लिए किस चीज की जरूरत है? हमें इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की जरूरत है। हमारे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा हाई होगी, ये उतना अच्छे तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा, या ये उतने अच्छे तरीके से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। आप मेरी बात समझना भाई, इस नाइट्रोजन की पूरी बेसिसिटी की ताकत कहां है? इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अभी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा? जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जब इसके पास में नेगेटिविटी ज्यादा होगी, जब इसके पास में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तब ये क्या करेगा? तब ये उतने आराम से अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, उतने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। भाई जो चीज होगी तभी तो डोनेट करेगा ना। तो अभी हम लोगों को क्या रखना है ध्यान, कि हमारे नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर बना रहे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी रहे। अब आप देखो, ये नाइट्रोजन जुड़ा किससे है? 2 हाइड्रोजन से। भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी ओर खींचेगा। मतलब अपने पास में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इनफैक्ट नाइट्रोजन और कार्बन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है, इसलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है। सो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो आपके एलिफेटिक अमाइंस जुड़ते हैं, एलिफेटिक मतलब ऐसी लंबी चेन वाले, इनमें कार्बन होता है और यूजुअली ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। मतलब ये तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही है इसको, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, इससे ये अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो जाता है और इसकी बेसिसिटी जो हो जाती है, देयरफॉर इसका जो बेसिक नेचर होता है या इसकी जो बेसिसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ आप देखो, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और आपके नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यही इफेक्ट को तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। सर प्लस आई इफेक्ट क्यों बोला? हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट पर प्लस आई क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम ध्यान में रखते हैं उन एटम्स को जिनसे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। जो आपके मेजर, जो आपके सेंट्रल एटम से जो दूसरे एटम जुड़े हुए हैं, उन पर जो चार्ज आएगा वो इफेक्ट कहलाएगा। तो क्योंकि यहां पर आपका मेजर एटम नाइट्रोजन है और उससे हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हैं और उनने इलेक्ट्रॉन दिया है और उन्होंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, इसलिए इन पर नाम आएगा प्लस आई इफेक्ट। तो एलिफेटिक अमाइंस में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होता है, इसलिए ये अच्छे होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें एरोमेटिक अमाइन, तो आप सभी लोग जानते हो एरोमेटिक अमाइन में तो क्या दिक्कत रहती है? एरोमेटिक अमाइन में क्या दिक्कत रहती है? ये आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा ज्यादा हो जाता है और रेजोनेंस की वजह से ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देगा, जिससे कि यहां पर पहले नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब रेजोनेंस होने लगेगा। तो रेजोनेंस की वजह से जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके यहां डबल बॉन्ड बना देगा, तो नाइट्रोजन पे तो प्लस चार्ज आ गया, तो अबे तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई।
तो अब ये पुअर लोन पेयर डोनर बन गया, क्योंकि अब इसने कार्बन को लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो अब यहां पर मान लो कोई स्पीशीज आई, मतलब यहां पर मान लो कोई प्रोटॉन आया, तो प्रोटॉन तो इसको देख के डर जाएगा क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ना तो लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, ना तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। इस वजह से इसकी बेसिसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए बात को, कोई दिक्कत? चलो नोट करो, मतलब क्या बोलेंगे, पुअर प्लस आई इफेक्ट, पुअर प्लस आई इफेक्ट, नोट करो फटाफट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक हो गया, लिख लिया गुलगुलो? अरे मेरे प्यारे प्यारे बेटा और बेटी, हा हा हा, चलो यहां तक क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बेसिसिटी के अंदर ही एक हल्का सा आइडिया तो हमें लग गया, एक छोटू सा आइडिया तो हमें लग गया कि भैया एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं, एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो ज्यादा बेसिक होंगे एज कंपेयर टू अमोनिया, और उसके पीछे हमने छोटा छोटा सा रिलेशनशिप भी देखा। लेकिन अब हम लोग एलिफेटिक अमाइन में तो देखें कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कौन ज्यादा बेसिक, कौन कम बेसिक, और कब किसकी बेसिसिटी ज्यादा, कब किसकी बेसिसिटी कम। तो अब हम लोगों को यह चीज समझने के लिए एक नए टॉपिक की ओर मूव करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल बेसिसिटी, स्ट्रक्चरल बेसिसिटी रिलेशनशिप। अब मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को पहले समझो कि ये स्ट्रक्चरल बेसिसिटी रिलेशनशिप का मतलब क्या है। मतलब हम लोग यहां पर क्या देखने वाले हैं कि आपका अमोनिया, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन और आपके एरोमेटिक अमाइन की जो भी बेसिसिटी होने वाली है, उस बेसिसिटी का स्ट्रक्चर के, उस बेसिसिटी का उनके स्ट्रक्चर के साथ में क्या लेना देना है, उस बेसिसिटी का उनके स्ट्रक्चर के साथ में क्या रिलेशनशिप है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल बेसिसिटी रिलेशनशिप में हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे जितने भी अल्काइल हैलाइड्स हैं, अरे अल्काइल हैलाइड्स थोड़ी, अल्काइल अमाइन, क्या रे गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे, आपके अल्काइल अमाइंस का हम कंपटीशन करवाएंगे अमोनिया के साथ। और ये तो ठीक है, हम अल्काइल अमाइंस में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का आपस में भी कंपटीशन कराएंगे, हम इनके स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप जानेंगे, ठीक है। चलो तो हम सबसे पहले अमोनिया अंकल की बात करते हैं कि अमोनिया अंकल क्या करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिया अंकल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर है। अब जब भी इस नाइट्रोजन के सामने एक प्रोटॉन आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा और यहां पर आपके सामने बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया मामला है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा फर्क है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा फर्क है। सॉरी, और नाइट्रोजन एक अच्छा लोन पेयर डोनर भी है, बढ़िया काम है। अब आगे चलते हैं। अब मैं यहां पर बनाता हूं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में एक अल्काइल ग्रुप यहां लगा देता हूं, एक हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं, एक हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं और एक लोन पेयर यहां लगा देता हूं। अब मान लो इनके पास में आया प्रोटॉन, ऑब्वियसली नाइट्रोजन अभी भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहां पर आप मान के चलो ये NH3 बन जाएगा और R, ये भी एक केटायन बन गया, ये भी एक केटायनिक चार्ज हो गया। अब यहां पर सवाल आता है कि यहां पर और यहां पर आपके अमोनिया का और प्राइमरी अमाइन का बिहेवियर तो सेम है, अमोनिया का
और आपके प्राइमरी अमाइन का बिहेवियर तो सेम है, तो फिर बेसिसिटी में डिफरेंस क्यों आ गया? तो मेरे प्यारे गुलगुलो, बेसिसिटी में डिफरेंस इसलिए आया, मेरी बात समझना। एक्चुअली यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन जब बात आती है आपके एल्काइल ग्रुप्स की, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता हो तो इस बात को नोट कर लेना, जितने भी आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके सामने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सप्लाई करने का काम करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना नहीं चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खुद से दूर फेंकना चाहते हैं। तो यहां पर क्या होगा? नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन यहां ज्यादा मजा आएगा। यहां पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अल्काइल ग्रुप बोलेगा ले ले। नाइट्रोजन बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे, ये बोलेगा तू ले ले, दे ले दे ले, ये चलता रहेगा। तो यहां पर अल्काइल ग्रुप होने की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर और इंक्रीजेस ऑन नाइट्रोजन ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन विच इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। हाइड्रोजन से अच्छा है अल्काइल ग्रुप्स, दे आर बेटर, हमेशा ध्यान रखना, दे आर बेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दे आर बेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मुकाबले इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकत ज्यादा अच्छी होती है। तो अब एक बात बताओ, यहां पर आपका जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से इट बिकम्स वेरी गुड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इट बिकम्स वेरी गुड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये बहुत ज्यादा बढ़िया और बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? इसीलिए आप हमेशा देखोगे कि जो आपका अमोनिया है, अमोनिया इज लेस बेसिक देन योर प्राइमरी अमाइन। ये बात आप लोगों को यहां पर बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अब हम एक पॉइंट और आगे समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक अल्काइल ग्रुप मैंने यहां चिपका दिया, एक हाइड्रोजन यहां चिपका दिया, और एक अल्काइल ग्रुप यहां चिपका दिया। अब यहां पर आया प्रोटॉन। अब आप मुझे बताओ क्या होगा? ये तो अटैक करेगा और ये एक प्राइमरी कैटायन बनाएगा। यहां पर लग जाएगा R, यहां लग जाएगा N, यहां लग जाएगा H, यहां लग जाएगा R, यहां लग जाएगा H, और आ जाएगा प्रोटॉन चार्ज। अब मुझे बताओ कि यहां पर इसकी बेसिसिटी यानी सेकेंडरी अमाइन की बेसिसिटी प्राइमरी अमाइन से ज्यादा होगी कि कम? हाँ एग्जैक्टली, ये और ज्यादा होगी। कारण क्योंकि यहां पर दो अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप पूरी ताकत से अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के ऊपर छोड़ने की कोशिश करेंगे। इससे आपके नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बड़ी, और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और इजीली डोनेट कर देगा, और इजीली ट्रांसफर कर देगा। तो ये तो और अच्छा हो गया। इसीलिए ध्यान रखिएगा, प्राइमरी से अच्छे सेकेंडरी होते हैं। तीसरा, अब अगर यहां पर R है, यहां पर R डैश है, और यहां पर R डबल डैश है, अब मेरे को बताओ क्या होगा? अब तो बेहतरीन मामला है भैया, अब तो बोलने की जरूरत नहीं है। क्या? अब तो बेहतरीन काम है। ये टर्शरी वाला और ज्यादा पावरफुल बेस होगा। कारण क्योंकि यहां पर अब तीनों अल्काइल ग्रुप है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचना तो चाहता है, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ये तीनों अल्काइल ग्रुप तो उसको इलेक्ट्रॉन भर भर के देंगे। बोलेंगे खूब इलेक्ट्रॉन ले ले बेटा, और ले। अरे नहीं 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 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो और ले। अरे आप थोड़ा सा और लीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे हम आपको खाली पेट? और खाइए, और इलेक्ट्रॉन लीजिए। तो ये इसको और इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पर आ जाएगा और ज्यादा
नेगेटिव चार्ज, तो ये और बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाएगा। तो देयर द मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड, मोर विल बी इट्स बेसिसिटी। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन समझना, यहां पर तुम्हारा नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन को होल्ड करने के लिए 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन है, 3 नहीं मैं कहूंगा 4 छोटे छोटे हाइड्रोजन है। तो इस केटायन की स्टेबिलिटी कैसी होगी? इस केटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि इस केटायन को पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन को संभालने के लिए हाइड्रोजन है। लेकिन यहां देखो, यहां पर एक बड़ा व्यक्ति घर में मौजूद है, एक छोटे बच्चे को संभालने के लिए। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन है, एक छोटा सा बच्चा है, 3-4 महीने का, अभी पैदा हुआ है, वाह 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 कर रहा है, और घर के अंदर 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो क्या 4 छोटे छोटे बच्चे, 3 नहीं सॉरी 4, 1 2 3 4, ये 4 छोटे बच्चे मिलकर एक और छोटे बच्चे को संभाल पाएंगे? मतलब तुम खुद का एग्जाम्पल ले लो, 10वीं 12वीं में हो, चलो 12वीं में हो भाई, तुम 12वीं में हो, तुमको तुम्हारी पढ़ाई करनी है, तुमको तुम्हारे बाबू सोना से बात करनी है, तुमको खाना खाना है, तुम तो मैगी खा लोगे, इस बच्चे के लिए क्या करोगे? तुमको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर तुम्हारे घर में एक बड़ा इंसान आ जाए, दादी दादा चाचा चाची मामा मामी बुआ मौसी, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, तो अब ये नाइट्रोजन जिस पर अभी अभी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, अब इस केटायन की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पीछे एक बल्की ग्रुप आ गया है। तो बल्की ग्रुप क्या करता है? केटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। समझ पा रहे हो बात को? और जब आप सेकेंडरी पर आओगे, तो अब इस केटायन को संभालने के लिए, अब इस केटायन को होल्ड करने के लिए तुम्हारे पास में 2 प्रोटॉन्स हैं, अरे 2 अल्काइल ग्रुप है, तो इसके पास में ड्यू टू 2 बल्की ग्रुप्स, 2 बल्की ग्रुप की वजह से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई। और अब टर्शरी में 3 बल्की ग्रुप्स होने की वजह से स्टेबिलिटी इस केटायन की और बढ़ गई। तो ये वाला केटायन मोस्ट स्टेबल है। तो अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये केटायन बनाएगा, तो नाइट्रोजन को डर लगेगा कि नहीं? बिल्कुल डर लगेगा। वो बोलेगा कि जब मैं इस प्रोटॉन को ले लूंगा और जब मैं खुद केटायन बन जाऊंगा, तो मुझे कौन संभालेगा, मुझे कौन स्टेबलाइज करेगा, मेरी स्टेबिलिटी का सोर्स क्या होगा? मेरे पास में तो 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, मैं खुद बच्चा हूं, मेरा बच्चा हो जाएगा, तो मैं कैसे संभालूंगा? मस्त जोक मारा, समझ में आ गई बात? लेकिन प्राइमरी अमाइन थोड़ा कम डरेगा। वो बोलेगा कि अगर मैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करके केटायन बन भी जाता हूं, तो मुझे पीछे से सपोर्ट देने के लिए, मुझे स्टेबलाइज रखने के लिए एक बल्की ग्रुप है, एक बल्की ग्रुप मुझे होल्ड कर सकता है। सेकेंडरी वाला सोचेगा कि भैया मुझे तो स्टेबलाइज करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए देयर आर 2 बल्की ग्रुप्स, तो मैं तो और इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता हूं। और टर्शरी बोलेगा कि मेरे को तो चिंता ही नहीं है, मेरे पीछे तो मेरे चाचा मामा और पापा तीनों विधायक हैं, अपने तो घर में सब विधायक है, तो अपन तो क्राइम करने में बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो ये बिल्कुल नहीं डरेगा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में, ये तुरंत प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। और इसको स्टेबलाइज करने के लिए 3 बल्की ग्रुप है, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये 2 कारण होते हैं कि क्यों आपका अमोनिया कम बेसिक और आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस मोर बेसिक होते हैं। और यही कारण होता है कि आपके टर्शरी अमाइंस को आप सबसे ज्यादा बेसिसिटी क्यों बोलते हो? आप आपके टर्शरी अमाइंस को सबसे ज्यादा बेसिक क्यों बोलोगे? क्योंकि इसके पास में 3 बल्की ग्रुप है जो कि इसके कैटायोनिक फॉर्म को स्टेबलाइज करेंगे। दूसरा, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के होते हैं, ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बढ़ा देंगे, जिससे नाइट्रोजन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अच्छा, पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, पहले जरा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं यार, इसका स्टेटमेंट जरूरी है। लिखे लिखे स्टेटमेंट, चलो।
एक कलसा, दो कलसा, तीन कलसा, चार। हाँ जी, चलो आगे बढ़े। हाँ, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। इन गैशियस स्टेट, सबसे पहले तो ये स्टार बना के लिख लो। ये जो पढ़ाया ना मैंने, ये मैंने पढ़ाया गैशियस स्टेट का काम। ये गैशियस स्टेट की बात हो रही है। कौन से स्टेट की बात हो रही है गुलगुलो? गैशियस स्टेट की। तो इन गैशियस स्टेट टर्शियरी अमाइंस आर मोस्ट बेसिक because of presence of three bulky alkyl groups which are good electron releasing groups, hence they increase electron density on the nitrogen of amine, hence it becomes good electron pair donor. ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाता है। ऑल्सो after accepting proton and becomes R3NH positive cation is fully stabilized by three bulky alkyl groups। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट S, the bulky alkyl group R decreases, stability of cation decreases। भाई cation ये वाला है ना। also electron density on nitrogen decreases, hence basicity decreases। लेकिन ये जितनी बात मैंने आपको बताई, ये जितनी भी बात मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी बात सिर्फ कौन से स्टेट में लागू होती है? गैशियस स्टेट में। अभी हम लोग अमोनिया को और अमाइंस को पानी में डाल के बाद में देखेंगे। पानी में इनकी बेसिसिटी क्या होती है, यानी एक्वस फॉर्म में इनकी बेसिसिटी क्या होती है, वो हम अलग से देखेंगे। बट पहले जरा गैशियस स्टेट की बात कर लो। तो ये हो गई इनकी बेसिसिटी कौन से स्टेट में? गैशियस स्टेट में। क्या बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो। आप सोच रहे हो सर इतना पानी क्यों पी रहे हो, सूसू आ जाएगी। बेटा गला बहुत दुख रहा है, इसीलिए मैं 2-3 दिनों से 4 दिनों से वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर ने बोला गले को आराम दो, मैंने बोला गले को आराम दे देंगे, लेकिन मेरे बच्चों की एग्जाम आने वाली है, उनको आराम नहीं दिया जा सकता। इसलिए हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, पर थोड़ा सा धीरे धीरे प्यार से बोल रहे हैं, पानी वानी पीते चल रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, और इसी तरीके से ग्रेविटी सर्कल पे सर का नाम रोशन करेंगे। क्या बात है, हा हा हा। चलो आगे बढ़े। ओके, अब हम बात करते हैं इन एक्वस स्टेट। बेटा एक्वस स्टेट का मतलब होता है पानी के अंदर। एक्वस स्टेट का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर। अब देखो
पानी के अंदर चीज बिल्कुल उल्टी हो जाती है। एक्चुअली एक्वस स्टेट में जो बेसिसिटी होती है, एक्वस स्टेट में जो बेसिसिटी होती है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है? इन एक्वस स्टेट द बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट थिंग वही नाइट्रोजन कितना इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और दूसरा सॉल्वेशन कितना अच्छा है, सॉल्वेशन विथ वाटर कितना अच्छा है। सर ये सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? 2 मिनट में सिखा रहा हूं, 2 मिनट लग रहे हैं बस। कितने मिनट? 2 मिनट। देखो नाउ लेट्स से मेरे पास में टर्शरी अमाइन है, आर एन आर आर डैश आर डबल डैश, ये हो गया। अब एक बात बताओ, जब ये पानी में जाएगा तो पानी में जाने के बाद सॉल्वेशन का मतलब होता है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल आपके सब्सटेंस के साथ, अब क्योंकि यहां पर आप टर्शरी अमाइन डाल रहे हो तो मैं कहूंगा कितने पानी के मॉलिक्यूल आपके टर्शरी अमाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अटैच हो रहे हैं, उसको अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहे हैं और अमाइंस के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? तो यहां पर आप देखोगे कि जब ये नाइट्रोजन अपना एक हाइड्रोजन लोन पेयर डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को, तो ये R3NH पॉजिटिव बना लेगा। अब जैसे ये पानी के अंदर जाएगा तो पानी में सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। मतलब मैं देख रहा हूं कि इसका सॉल्वेशन वीक है, सेकेंड मेरे पास में RNH R और H, ये सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन कैसा था? मैं पहले बना देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये था सेकेंडरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन ने अपना लोन पेयर देके हाइड्रोजन के साथ में प्लस बॉन्ड बना लिया। अब यहां पर सॉल्वेशन कितना हो रहा है? एक वाटर मॉलिक्यूल यहां अटैच हो रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां अटैच हो रहा है, तो यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, तो इसका सॉल्वेशन टर्शरी से ज्यादा हो गया। तीसरा मैं जरा प्राइमरी बना लेता हूं, RNH पॉजिटिव, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां आएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां आएगा, चलो बना ही देते पूरा, इतना क्या आलसी करना, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां आ जाएगा। तो आप देखो प्राइमरी के अंदर वाटर सॉल्वेशन 3 जगह हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में सॉल्वेशन कहां है? प्राइमरी वाले में सॉल्वेशन मैक्सिमम होगा क्योंकि प्राइमरी वाले के अंदर देयर आर मोर हाइड्रोजन, तो सॉल्वेशन इज मैक्सिमम, और यहां वाले पे आपको जो सॉल्वेशन होता हुआ दिखाई देगा इज लीस्ट। अब हमेशा ध्यान रखना, सॉल्वेशन में वाटर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी, तो आप देखो लोन पेयर तो ये भी डोनेट कर रहा है, लोन पेयर तो ये भी डोनेट कर रहा है, लोन पेयर तो ये भी डोनेट कर रहा है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लोन पेयर तो डोनेट कर ही रहे हैं, लेकिन बेटा सॉल्वेशन करने के लिए, मतलब इसके बाद में 1, 2 और 3 बल्कि ग्रुप है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, नो डाउट लोन पेयर ये भी डोनेट कर रहा है, लोन पेयर ये भी डोनेट कर रहा है, लोन पेयर ये भी डोनेट कर रहा है। इसके कैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए 3 बल्कि ग्रुप है, लेकिन ये बल्कि ग्रुप वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम कर देते हैं। हम लोग ये सब बात जानते हैं कि जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे ये पानी में उतना कम डिसॉल्व होगा, इस वजह से इसका सॉल्वेशन सबसे कम है। और एक्वस स्टेट में बेसिसिटी पर जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो पड़ता है सॉल्वेशन का। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों बात? तो बेसिसिटी यहां पर सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्राइमरी वाले की, फिर सेकेंडरी की और टर्शरी की। तो एक्वस स्टेट में टर्शरी अल्काइल अमाइंस सबसे कम, फिर सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन होंगे यहां पर मेरे प्यारे बच्चों? प्राइमरी। तो यहां पर ये वाला फैक्टर काम करेगा क्योंकि यहां पर कौन सी चीज काम कर रही है?
साल्वेशन या भी कहूं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, वाटर में जाने के बाद कितने वाटर मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड पर असर डाल रहे हैं। देखो यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल है, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर खींचेंगे, एक इधर हाइड्रोजन को खींचेगा, ये इस हाइड्रोजन को खींचेगा, ये इस हाइड्रोजन को खींचेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस पर क्या होगा, ज्यादा सॉल्वेशन क्रिएट होगा। तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन, जितना ज्यादा पानी के साथ अटैचमेंट, उतनी ज्यादा बेसिसिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो तो एक्वस स्टेट वाला पॉइंट भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इसके अंदर कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और तुमको बताऊं मैं, मतलब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि यार सॉल्वेशन में ऐसा क्या है, मतलब सॉल्वेशन का बेसिसिटी से क्या कनेक्शन है, ये क्वेश्चन आ रहा है क्या मन में? समझो मेरी बात को, देखो बहुत इजी चीज है। ये मैंने क्या बनाया, टर्शरी कैटायन। ये क्या बनाया, सेकेंडरी कैटायन। ये क्या बनाया, प्राइमरी कैटायन। पानी का मॉलिक्यूल आगे कर क्या रहा है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो रहा होगा सर, सॉल्वेशन हो रहा है। तो ज्यादा सॉल्वेशन, ज्यादा बेसिसिटी। फिर भी मन में कहीं ना कहीं तुम्हारे एक बात खटक रही है, इस ससुरा साल्वेशन से क्या होगा बे, इस ससुरा साल्वेशन क्या करेगा? अरे मेरा बच्चा, सॉल्वेशन क्या कर रहा है, सॉल्वेशन स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। किसकी स्टेबिलिटी? आपके कैटायन की स्टेबिलिटी। तो सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा मेरे बच्चे कि आप देखो ये जो आपका प्राइमरी अमाइन है, ये जो आपका प्राइमरी अमाइन है RNH2, ये जब एक प्रोटॉन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव। तो ये जो रिएक्शन हुई, ये जो हरकत इस प्राइमरी अमाइन ने करी, ये क्यों करेगा? क्योंकि इसको पता है कि मैं कहां हूं, मैं तो पानी के अंदर हूं, और पानी के अंदर मुझे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 पानी के मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करेंगे। तो प्राइमरी अमाइन के पास में एक्वस स्टेट में प्रोटॉन को लोन पेयर डोनेट करके कैटायन बनने के बाद 1, 2 और 3 पानी के मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करेंगे। इसलिए पानी की वजह से इस प्राइमरी कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी पानी में, इसलिए ये बड़े आराम से लोन पेयर डोनेट कर देगा प्रोटॉन को। लेकिन टर्शरी अमाइन क्या सोचेगा कि यार अगर मैंने अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बना लिया, तो मेरे को तो पानी के अंदर स्टेबलाइज करने के लिए एक ही पानी का मॉलिक्यूल है, तो मेरी स्टेबिलिटी तो ज्यादा अच्छी नहीं होगी ना। समझ रहे हो? हाँ, मुझे 3 बल्कि ग्रुप जरूर वो कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन पानी में रहकर मुझे पानी के साथ स्टेबिलिटी बतानी पड़ेगी ना भाई। जब तक मैं पानी के बाहर था तब तक ठीक था, लेकिन जब मैं पानी के अंदर होऊंगा तब तो मुझे पानी के साथ स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी ना। तो पानी के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है, जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, उतना ज्यादा वो उस कैटायन को स्टेबलाइज करेंगे और उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। बेसिसिटी का मतलब क्या, लोन पेयर डोनेट करना। तो ये बात आप समझ गए? तो इसका भी अपन स्टेटमेंट लिख लें। चलो मैं आपको इसका भी स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। स्टेटमेंट लिखने से बड़ा मजा आता है, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इन एक्वस स्टेट प्राइमरी अमाइंस will easily donate their lone pair of electron because in aqueous condition, three water molecules will stabilize the RNH3 positive cation. Therefore, more
will be its basicity। बोलो मेरे प्याले प्याले बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई मेरे गुलजारी लालो? बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी एक सवाल और, क्या यहां तक चीज क्लियर हो गई? तो आपके गैसियस स्टेट में क्या हुआ? गैसियस स्टेट में क्या हुआ यहां पर लिख लें एक तरफ, ताकि हम लोगों पर नजर पड़ती रहे। तो गैसियस स्टेट में क्या हुआ? सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। अब आपके एक्वस स्टेट में क्या हुआ? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब मेरे प्यारे बच्चों आओ हम एक इंपॉर्टेंट बात और सीखें। किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी अमाइन की बेसिसिटी एक तो इसके इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड कर रही थी। इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड कर रही थी। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या? नाइट्रोजन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था किससे? या तो आर से या एच से। ठीक है भाई, तुम्हारे पास में अगर प्राइमरी अमाइन है ये, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी ओर विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। और इसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, यानी प्लस आई इफेक्ट लग रहा था। दूसरा रीजन क्या था? आपके अल्काइल ग्रुप जो कि काफी ज्यादा बल्कि होते हैं, ये स्टेबलाइजेशन कर रहे थे। ये स्टेबलाइजेशन कर रहे थे किसका? आपके कैटायन का। कैसे? जैसे मान लो आपका कैटायन बना आर एन आर डैश आर डबल डैश एच पॉजिटिव। तो इस कैटायन को एक आर इधर, एक आर इधर और एक आर इधर, तीन तरीके से स्टेबलाइजेशन मिल रहा था। तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, इस कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा थी। और तीसरा मेरे प्यारे गुलगुलो सॉल्वेशन। तीसरा मेरे प्यारे गुलगुलो सॉल्वेशन। सॉल्वेशन किसकी वजह से हो रहा था? वाटर की वजह से। कैसे? आर एन एच एच एच, वाटर वाटर वाटर। तो ये वाटर इसको सॉल्वेट कर रहे थे, इस प्राइमरी अमाइन कैटायन को। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आपके एक अमाइन की या आपके अमोनिया की जो बेसिसिटी होती है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है: इंडक्टिव इफेक्ट, अल्काइल ग्रुप और सॉल्वेशन। क्या ये तीन पॉइंट क्लियर हो गए? गैसियस स्टेट में स्टेबलाइजेशन काम कर रहा था, एक्वस स्टेट में सॉल्वेशन भी काम कर रहा था और अल्काइल ग्रुप भी काम कर रहा था। और इंडक्टिव इफेक्ट तो सब में काम कर रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट तो सब में ही काम करता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर डोनेट करने वाला काम इसके अंदर होगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला काम, ये सब जगह काम कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है, इसका साइज सबसे ज्यादा मैटर करता है। अल्काइल ग्रुप का साइज क्या है? देखो समझना बात को, अगर अल्काइल ग्रुप का साइज छोटा है तब तो उसके सॉल्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा हो गया तो फिर उसके सॉल्वेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्काइल ग्रुप कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। तो अगर आपके अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने लगा तो वाटर के साथ उसका सॉल्वेशन या वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी। तो हमको स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखना पड़ेगा,
that increase in the size of alkyl group decreases the solubility and solvation of amine। क्या ये बात समझ में आ रही? तो हमको अल्काइल ग्रुप के, हमारे बल्की ग्रुप के साइज पर एक नजर मारनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? सॉल्वेशन या आपका इंडक्टिव इफेक्ट सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने अल्काइल ग्रुप के साइज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये कहां की बात कर रहा हूं मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, मतलब मैं सिर्फ कौन से स्टेट की बात कर रहा हूं? अगेन मैं आपके एक्वस स्टेट की ही बात कर रहा हूं, मैं आपके गैशियस स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्वस स्टेट की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं सॉल्युबिलिटी देख रहा हूं। तो अब एक बात समझना, ओवरऑल एक्वस स्टेट में भी ओवरऑल ये तीनों चीजें ही मैटर करती हैं। अगर आपको आपके अमाइन की सॉल्युबिलिटी देखनी है तो ओवरऑल ये तीनों चीजें ही काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में मिथाइल ग्रुप है बल्की ग्रुप में, फॉर एग्जांपल यू हैव मिथाइल ग्रुप, तो क्या होगा? मिथाइल ग्रुप है तो क्या होगा? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, मिथाइल ग्रुप में जो आपकी बेसिसिटी का फैक्टर होता है वो सबसे कम अमोनिया होता है, सबसे कम अमोनिया होता है। फिर क्या होता है? फिर आएगा आपका टर्शरी अमाइन, फिर आएगा आपका टर्शरी अमाइन CH3 सॉरी यहां पर आएगा N और यहां पर आएगा H और यहां पर आएगा पॉजिटिव, मतलब आपका टर्शरी जो कैटायन होगा वो सबसे कम बेसिक होगा। फिर आएगा आपका प्राइमरी, फिर आएगा आपका प्राइमरी वाला, और फिर आएगा आपका सेकेंडरी वाला CH3 NH CH3 H पॉजिटिव। मतलब आपको ये फैक्टर याद रखना है 213 213। मिथाइल वाले में आपको क्या याद रखना है? मिथाइल वाले में याद रखना है आपको 213। अब यहां पर ये क्यों हुआ? यहां पर आपने सर सिंपल जैसे एक्वस में कुछ देर पहले सिखाया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यहां पर बेसिसिटी टर्शरी तो ठीक है, प्राइमरी पीछे और सेकेंडरी आगे क्यों हो गया? इनकी जगह इंटरचेंज क्यों हो गई एक्वस स्टेट में? क्योंकि बेटा यहां पर मैंने क्या देखा, यहां पर मैंने देखा कि ये टर्शरी कैटायन है और ये टर्शरी कैटायन होने की वजह से इसका सॉल्वेशन सबसे कम होगा, सबसे कम होने की वजह से सॉल्वेशन इसका सबसे कम होने की वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो गई। अच्छा, अब यहां पर आप देखो एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक ही मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप छोटा होने की वजह से यहां पर सॉल्वेशन तो ज्यादा होगा, यहां पर सॉल्वेशन ज्यादा होगा। अच्छा, सॉल्वेशन में एक बात ध्यान रखना, ये अल्काइल ग्रुप जो होता है ना, सॉल्वेशन में क्या क्रिएट करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कॉज करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिक हिंड्रेंस? यानी जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा वो वाटर में उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम कर देगा, तो इसको आप लोग स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हो। तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अल्काइल ग्रुप हद से ज्यादा छोटा है, अल्काइल ग्रुप हद से ज्यादा छोटा है, तो अल्काइल ग्रुप की जो स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, अल्काइल ग्रुप के द्वारा लगाए जाने वाली स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, इसलिए ये लेस स्टेबल है। हाँ, सॉल्वेशन बहुत हो रहा है, इसको पानी जरूर स्टेबलाइज करेगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप के थ्रू जो इसको स्टेबिलिटी मिलनी थी वो प्रॉपर नहीं मिल पाने की वजह से बेसिसिटी सेकेंड नंबर पे आ गई। और ये सबसे परफेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो दो अल्काइल ग्रुप है, यानी दो मिथाइल ग्रुप है, यानी ये दोनों मिथाइल ग्रुप अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये सॉल्वेशन कर रहे हैं, तो यहां पर सॉल्वेशन और आपकी अल्काइल ग्रुप के द्वारा लगाई जाने वाली स्टेबिलिटी सब बराबर है, इसलिए यहां पर इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप मान लो यहां पर मैंने मिथाइल की जगह इथाइल लगा दिया, अगर हमने यहां पर इथाइल यानी बल्की ग्रुप लगाना चालू कर दिए, मिथाइल से बड़े ग्रुप लगाने चालू कर दिए, तब क्या होगा? तब अपन देखते हैं क्या होगा। टर्शरी तो वैसे भी
सबसे कम होगा, देखो काफी ज्यादा बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। आपका टर्शरी तो सबसे कम फिर भी होगा, टर्शरी तो सबसे कम फिर भी होगा। लेकिन अब यहां पर क्या होगा पता है? नहीं, यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। टर्शरी सबसे कम नहीं होगा, यहां पर प्राइमरी सबसे कम हो जाएगा। यहां पर आपका प्राइमरी जो होगा ना वो सबसे कम हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, C2H5, फिर आ जाएगा आपका टर्शरी C2H5 NH, C2H5 C2H5, ये हो गया आपका टर्शरी। और अगेन नो डाउट आपका जो सेकेंडरी होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगेन यहां पर आप देखो, दो बल्कि ग्रुप इस केटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं और दो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ सॉल्वेशन कर रहे हैं। तो सॉल्वेशन बाय सॉल्वेशन के थ्रू स्टेबिलिटी और अल्काइल ग्रुप के थ्रू स्टेबिलिटी बराबर होने की वजह से इट इज मोस्ट बेसिक। लेकिन अब यहां प्राइमरी में देखो, यहां प्राइमरी में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सिर्फ एक ही बल्कि ग्रुप है, सिर्फ एक ही बल्कि ग्रुप है। और ये बल्कि ग्रुप जो स्टेबिलिटी कॉज कर रहा है वो कम कर रहा है, ये स्टेबिलिटी जो कॉज कर रहा है ये कम कर रहा है एज कंपेयर टू द स्टेबिलिटी कॉज्ड इन टर्शरी। टर्शरी में तीन बड़े बड़े बल्कि ग्रुप इस केटायन को इतना ज्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं, इतना ज्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं कि फिर पानी के द्वारा सॉल्वेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं लगती। अगर एक पानी का मॉलिक्यूल भी अगर इसको स्टेबलाइज कर दे तो हमारा काम हो जाता है। तो एक्वस कंडीशन में तीन अल्काइल ग्रुप होने की वजह से और तीन बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप होने की वजह से, बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप होने की वजह से हमारा टर्शरी केटायन बहुत बढ़िया स्टेबलाइज रहता है। टर्शरी केटायन हमारा बहुत बढ़िया स्टेबलाइज रहता है, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन प्राइमरी वाले में ये एक होने की वजह से और तीन वाटर मॉलिक्यूल से स्टेबलाइजेशन के बावजूद इसके द्वारा स्टेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी कम पड़ जाती है एज कंपेयर टू टर्शरी, इसलिए यहां पर प्रोसेस थोड़ी सी बदल जाती है। तो यहां पर अल्टीमेटली मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक्वस कंडीशन में एक जनरल आइडिया ले रहे हो तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, लेकिन आपको असलियत में चीज क्या याद रखनी है कि आप कौन सा ग्रुप अटैच कर रहे हो। यानी अगर आप बिल्कुल बेसिक मिथाइल ग्रुप अटैच कर रहे हो तो टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। लेकिन अगर आप बड़े ग्रुप और बल्कि ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी होगा। मतलब सेकेंडरी की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी इन दोनों केसेस में, बस प्राइमरी और टर्शरी का जो नंबर है वो इंटरचेंज हो जाएगा। यानी बड़े ग्रुप में 231 नंबर याद रखो और छोटे ग्रुप में 213 याद रखो। आप देखो मिथाइल छोटा है इसलिए नंबर भी छोटा है 213, और इथाइल बड़ा है इसलिए नंबर भी बड़ा है 231। 231 नंबर बड़ा होता है, यानी बल्कि ग्रुप लगाया तो बड़ा नंबर 231, यानी सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। और मिथाइल छोटा इसलिए 213, यानी सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी। तो अब आपको मैंने याद करने की ट्रिक भी बता दी है। अब आपको यहां पर ये पार्ट खत्म हो गया। सो मैं आपसे एक बेसिक बात बस ये डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप एक्वस कंडीशन में आपके अमाइन को डाल रहे हो तो ठीक है, अगर आप सॉल्वेशन के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज्यादा सॉल्वेटेड प्राइमरी होगा, इसलिए हम मानते हैं कि प्राइमरी की सबसे ज्यादा होगी। लेकिन 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 ये जो अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है मिथाइल या इथाइल, इसका भी तो अपना इफेक्ट है, ये भी तो स्टेबिलिटी कॉज करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि मिथाइल हो या इथाइल हो, सेकेंडरी वाले अमाइंस सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होंगे, यानी सबसे ज्यादा बेसिक होंगे। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा अपने कैटायनिक फॉर्म में वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि कैटायनिक फॉर्म में स्टेबल होने का मतलब है क्या? वो इजीली बनना चाहेगा। उसको मालूम है कि जब मैं अपने इस कैटायनिक फॉर्म में जाऊंगा तो मुझे दो अल्काइल ग्रुप और दो वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ जुड़कर स्टेबलाइज कर देंगे। तो ये डरेगा क्या? ये बिल्कुल डरेगा। ये फटाक से अपना लोन पे डोनेट करेगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी बेसिक होगा। लेकिन ये प्राइमरी डरेगा, ये बोलेगा अगर मैं कैटायन बन गया तो मेरे को तीन पानी के मॉलिक्यूल स्टेबलाइज तो करेंगे, लेकिन बल्कि ग्रुप मेरे पास में एक ही है। ये बोलेगा कि मेरे पास में तीन बल्कि ग्रुप है लेकिन पानी का मॉलिक्यूल एक ही है, तो इनकी बेसिसिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन इसके अंदर बैलेंस है, तो ये बिल्कुल डरेगा।
फटाफट लोन पेयर डोनेट करेगा, फटाफट प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये पैटर्न्स आपको याद रखने। अब इसको नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं हमारे अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया, यानी हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास में एरोमेटिक रिंग आ गई तो क्या सिचुएशन होगी। नोट करो, ठीक प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बेटो। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका स्ट्रक्चरल बेसिक रिलेशनशिप अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया का क्या होगा। तो नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एराइल अमाइन। अराइल अमाइन मतलब बेसिकली वो एनिलीन वगैरह होता है ना, बेंजामाइन वगैरह, वर्सेस अमोनिया। तो यार अमोनिया तो हम लोग सब जानते ही हैं, हम लोग अभी पढ़ के भी आए हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि आपके अमाइन का जो पीकेबी वैल्यू होता है वो 4.76 के आसपास अगर अपन माने तो अराइल अमाइंस का पीकेबी वैल्यू ज्यादा होता है। पीकेबी वैल्यू ऑफ अराइल अमाइंस इज बेसिकली ग्रेटर देन 5। यूजुअली अराइल अमाइंस का आपको ग्रेटर देन 5 देखने को मिलेगा। मतलब यहां वाले केस में योर अमोनिया इज मोर बेसिक। आपका जो अमोनिया होता है आप इसे नो डाउट क्या कह सकते हैं, ज्यादा बेसिक होता है। तो अब यहां पर सवाल यह बनता है कि ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है कि आपका अमोनिया, जिसकी बेसिसिटी हमने अभी चेक करी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन से भी कम होती है, उससे भी कम आपके अराइल अमाइंस की बेसिसिटी। यानी बेसिकली अमाइंस भी कोई ज्यादा, अमोनिया कोई ज्यादा बेसिक नहीं है, लेकिन अराइल अमाइन उससे भी गए बीते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है हम लोग देखते हैं। यहां पर मैं मेरे प्यारे गुलगुलों के साथ में जो एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं वो मैं लेकर चलना चाहता हूं एनिलीन का, NH2 का, ठीक है। अब यहां पर एक मेरे प्यारे बच्चों बात समझो, दैट ये जो आपका कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वी ऑल नो दैट, ये हम बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं। और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देगा। इंडक्टिव इफेक्ट तो लगेगा नो डाउट, मतलब ये नाइट्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा जरूर, लेकिन ऑलरेडी ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इस नाइट्रोजन से जिद करेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो ये नाइट्रोजन बोलेगा ले रे बाबा, तू तो बहुत बड़ा भिखारी है, तू तो इलेक्ट्रॉन ले और मेरे को माफ कर। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही ये नाइट्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब जैसे यहां पर ये कार्बन के पास में डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड हमें ब्रेक करना होगा। तो जैसे ही आप ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहां पर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, ये तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हो गया, ऑब्वियस सी बात है। देन आपका अगले केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये लोन पेयर टूट के इधर आएगा, तो अब नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब ये लोन पेयर इधर जाएगा तो ये लोन पेयर इधर आएगा, ब्रेक होके। भाई रेजोनेंस तो मेरे ख्याल से हम लोग एनिलीन्स पर आ चुके हैं, यानी हम लोग अमोनिया पर आ चुके हैं इतने सारे चैप्टर के बाद, तो हमें चीज क्लियर हो गई होगी। देन नेक्स्ट ये इधर आएगा, ये वापस ऊपर जाएगा एंड यहां पर भ्र 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 और ये भ्र। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर 2 और ये हो गया तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3। क्या बात समझ में आ गई। तो आप देखो यहां पर जब आप इन अमोनिया के स्ट्रक्चर को और इस एनिलीन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे, ये हमने क्या लिया था, बेसिकली वी हैव टेकन एनिलीन। तो जब आप इस एनिलीन के और इस अमोनिया के स्ट्रक्चर को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका अमोनिया कैसा भी हो, इस अमोनिया के अंदर पहली बात एक तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, और दूसरा ये लोन पेयर अवेलेबल होने की वजह से ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, तो ये बहुत अच्छा लुईस बेस है। उल्टा ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन पर अटैक करके, तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। लेकिन यहां देखो, यहां पर तो आपके नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। मतलब बेसिकली देखा जाए तो इन स्ट्रक्चर वन
2 and 3, इन 3 स्ट्रक्चर के अंदर देर आर नो लोन पेयर्स। और जब नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है ही नहीं, वो कैसे डोनेट करेगा अपने लोन पेयर को? वो कैसे एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को? प्रोटॉन पे तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नाइट्रोजन के पास आकर तो रिपल्शन फील करेगा। मतलब देर आर नो ऑप्शंस फॉर एनिलीन ड्यूरिंग रेजोनेंस कि वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सके। देयरफॉर दे आर लीस्ट बेसिक इन नेचर। देयरफॉर दे आर लीस्ट बेसिक इन नेचर। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो ये आपका रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस एंड इन रेजोनेंस भी आप क्या लिखेंगे? ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अमाइन इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहां पर एरोमेटिक रिंग के ऊपर, यहां पर हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, वैसे तो आपका नाइट्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। लेकिन यहां वाले केस में क्या होता है? जिनके पास में लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बन जाते हैं। इन एरोमेटिक रिंग या इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो क्या बन जाते हैं? दे बिकम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं और इस वजह से नाइट्रोजन ऑक्यूपाई कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज अ पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज अ पॉजिटिव चार्ज। और जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हलवा है रे, कुछ नहीं है, नोट करो, हलवा है, हलवा, कुछ भी नहीं है, देख लो फटाफट। ठीक है, पक्की बात? ओए गिर गया रे, गिर गया। चलो, तो पहला केस समझ में आ गया कि आपके नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर नहीं है। दूसरा पॉइंट, मेरे को एक बात बताओ कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि आपका जैसे गैशियस स्टेट है, हवा में गैशियस स्टेट है, तो तुम्हारे नाइट्रोजन के पास में 1, 2 और 3 बल्कि ग्रुप है और ये सामने से प्रोटॉन आ रहा है, तो क्या ये इसको अप्रोच करेगा? हाँ सर, बिल्कुल अप्रोच करेगा। क्यों अप्रोच करेगा? क्योंकि जब ये इससे अटैच होगा और ये कैटायन बनाएगा, ये कैटायन गैशियस स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। गैशियस स्टेट में ये स्टेबल क्यों होगा? गैशियस स्टेट में ये कैटायन, ये टर्शरी अमाइन का टर्शरी कैटायन स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि इसके पास में 3 बल्कि ग्रुप है। अच्छा, हम बात करें लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में क्या होगा? तुम्हारे पास में एक प्राइमरी अमाइन है, ये इस प्रोटॉन को अप्रोच करेगा और बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव। यहां पर भी वाटर, यहां पर भी वाटर और यहां पर भी वाटर। ये सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो यहां पर ये स्टेबलाइज होगा। तो आप देखो कि यहां पर आपका प्राइमरी वाला अमोनियम कैटायन स्टेबल है, यहां पर आपका टर्शरी वाला अमोनियम कैटायन स्टेबल है। तो जो ज्यादा स्टेबल कैटायन होगा उसका पेरेंट अमोनियम या उसका पेरेंट अमाइन उतना ज्यादा बेसिक होगा, यानी इसके कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? समझना, बेसिसिटी का क्या मतलब है? लोन पेयर डोनेट करना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। बेसिसिटी का क्या मतलब है? लोन पेयर डोनेट करना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। कौन लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा? कौन प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा? कौन ये रिस्क लेगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की? कौन ये रिस्क लेगा लोन पेयर डोनेट करने की? वही ले पाएगा ना जिसको पता है कि जब मैं कैटायन बनूंगा, जब उसको पता होगा कि जब मैं कैटायन बनूंगा मुझे स्टेबल रखने के लिए लोग हैं, मुझे स्टेबल रखने के लिए मेरे पास में अल्काइल ग्रुप है,
मुझे स्टेबल करने के लिए मेरे पास में वाटर के मॉलिक्यूल है, वही रिस्क लेगा। तो बेसिसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक कि आप कितने अच्छे लोन पेयर डोनर हो, या दूसरी चीज आप जब लोन पेयर डोनेट कर चुके होगे या जब आप प्रोटॉन एक्सेप्ट कर चुके होगे और जब आप केटायन बन जाओगे तो आपका केटायन कितना स्टेबल है। तो अभी हम लोगों ने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर देखा कि एक आपका एनिलीन रेजोनेंस करने के चक्कर में अपना लोन पेयर डोनेट कर चुका है, मतलब एक केस तो हाथ से निकल गया है, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर अवेलेबल ही नहीं है, दैट देयर इज इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट अवेलेबल, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है ही नहीं, मतलब बेसिसिटी के तो वाट लग गई। लेकिन चलो चलो गिरी से गिरी हालत में अगर मान लो तुम्हारे एनिलीन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, एक प्रोटॉन को अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो अब ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, इसको बोलते हैं एनिलीनियम या एनिलियम आयन। तो अब जरा इसकी स्टेबिलिटी देखो, कहाँ होगी इसकी स्टेबिलिटी, या तो स्टेबिलिटी का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन यहां तो नाइट्रोजन के पास में प्रोटॉन है, यहां तो नाइट्रोजन के पास में प्लस चार्ज है, तो इसको कहां से लोन पेयर देगा। मतलब कि NH3 आयन जो है, NH3 पॉजिटिव आयन है, ये इसको लोन पेयर देकर स्टेबलाइज करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो बस इसका दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, या तो यहां पर डबल बॉन्ड हो या तो ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो। तो एनिलियम आयन के दो ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक ये और एक ये, क्योंकि ये वाला केस कि लोन पेयर दिया, फिर इधर ऑर्थो पे लोन पेयर आया, फिर पैरा पे लोन पेयर आया, फिर ऑर्थो पे लोन पेयर आया, फिर वापस से अपना लोन पेयर NH2 के पास चला गया, ये तो पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे NH3 के पास में लोन पेयर ही नहीं है, तो कहां से करेगा बॉन्डिंग, कहां से करेगा इस तरीके का रेजोनेंस, तो वो पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। अब पॉसिबिलिटी बस रिंग की है, तो रिंग में अपने को पता है बेंजीन के एक तरफ पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें छठे पे डबल बॉन्ड होता है, और दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में छठे पहले यानी सिक्स्थ और फर्स्ट में, सेकेंड और थर्ड में, फोर्थ और फिफ्थ में होता है। तो ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अब बस एक बात याद रखना, एक बात ध्यान रखना कि कोई भी आयन या इस तरीके का मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी या ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा उसके पेरेंट स्ट्रक्चर की बेसिसिटी होगी। मतलब तुम्हारा एनिलियम आयन, तुम्हारा एनिलीन आयन जो है, इसके दो ही पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ये रेजोनेंस तो कर ही नहीं रहा है, मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा खतरनाक उसकी स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी इसका पेरेंट स्ट्रक्चर यानी कि आपका एनिलीन, उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। तो एक तो एनिलीन के पास लोन पेयर की कमी है, तो पहला पॉइंट तो यही खत्म हो गया। दूसरा हमने देखा कि क्या इसका केटायन अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। भाई एनिलीन क्या बोलेगा, चलो लोन पेयर नहीं है, लेकिन पहले और पांचवें यानी इन दो स्ट्रक्चर्स में तो लोन पेयर है, तो क्या मैं थोड़ी सी कोशिश नहीं कर सकता लोन पेयर डोनेट करने की। अगर मैंने कभी बाई चांस लोन पेयर डोनेट कर दिया और रिस्क ले लिया, तो क्या मैं खुद को स्टेबलाइज कर सकता हूं? तो जवाब आया नहीं, क्योंकि या तो ये स्ट्रक्चर होगा या तो ये स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इसके पास में अब लोन पेयर डोनेट करने की कोई स्पेस है ही नहीं। तो अब क्या हो गया, दो ही स्ट्रक्चर बचे, तो रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इसके पास में कम है तो इसके पास में स्टेबिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं है। देखो ये कितना स्टेबल लग रहा है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। वो फुटबॉल में होता है ना, इधर से इधर पास करा, फिर उधर पास करा, फिर उधर पास करा, गोल। भाई टीम वर्क, यहाँ तो क्या अकेला ही खेल रहा है, अकेला ही लेके दौड़ूंगा तो कहीं ना कहीं तो रुक ही जाएगा। तो ना तो इसका केटायन स्टेबल है, ना तो इसके पास में लोन पेयर है। तो यहाँ पर इसके दो रीजन इसकी बेसिसिटी को खत्म करते हैं, दैट देयर इज एन अनस्टेबल केटायन।
तो कैटायन भी अनस्टेबल है, लोन पेयर की अवेबिलिटी भी नहीं है, इसलिए ये बेसिसिटी में मार खा जाएगा। तो बस अब आपको यही ध्यान रखना है कि अमोनिया से कम बेसिक अराइल अमाइन होते हैं और अमोनिया से ज्यादा बेसिक आपके कैजुअल अल्काइल अमाइंस होते हैं। तो क्या प्यारे बच्चों को इतनी बातें क्लियर होती है? चलिए, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो हमने खत्म किया। अब अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे इसकी बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज करने की, फिर डाइजोनियम सॉल्ट कंप्लीट करेंगे, जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।